नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में इस वक्त बीजेपी के अंदर कलह देखने को मिल रही है, जो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं और हर तरफ चर्चा का विषय भी बनी हुई है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी और एक बड़ी बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी टीम बना ली, जो पूरी जिम्मेदारी को संभालेगी। इन मंत्रियों पर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने की जिम्मेदारी होगी। हाल ही में लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जो बीजेपी चाहती थी। यूपी में बीजेपी के लिए परिणाम खराब रहा और अब वही गलती दोबारा बीजेपी नहीं करना चाहती और इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी सीटों का मंत्रियों से फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई। इसमें से उपचुनाव वाली हर एक सीट पर 2 से 3 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। सीएम योगी की टीम में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। सीएम योगी ने इससे पहले भी 30 जून को एक बैठक की थी। इस बैठक में इन सभी मंत्रियों को उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। जिसके बाद इन मंत्रियों ने इन बैठक में सीएम योगी के सामने उपचुनाव वाली सीटों की रिपोर्ट रखी। वैसे योगी हमेशा से ही सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और यूपी में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा और यूपी में लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा योगी पर फोड़ा जाने लगा और उनके खिलाफ अपने ही नेता बोलने लगे। इतना ही नहीं, योगी के खिलाफ माहौल गर्म होने की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हुई। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कह दी थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा था, जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और संगठन रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव प्रसाद मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिलनी स्वाभाविक थी। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अचानक प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों से ऐसी खबरें आनी शुरू हुई थी कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को जबरदस्त चेकिंग अभियान शुरू करने का आदेश दे दिया था। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को लखनऊ के हजरतगंज में तलाशी अभियान का सामना करना पड़ा। ये मुद्दा भी तूल पकड़ा। इसके बाद कानपुर के एक बीजेपी नेता से पुलिस की टक्कर हो गई, जिसके चलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चेकिंग अभियान पर ही सवाल खड़ा कर दिया और योगी के खिलाफ भी बयान दिया। यह स्पष्ट था कि सीएम के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट मीटिंग में ही नहीं आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को बेबाक बोलते देख उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ और नेता सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जब बड़े नेता बोल रहे हैं तो उन्हें क्या गुरेज है। वहीं मंत्री संजय निषाद ने भी इसी तरीके की बातें की हैं, जो सीधे योगी सरकार के खिलाफ जाता है। हालांकि संजय निषाद बीजेपी के नहीं हैं। निषाद पार्टी के संस्थापक और मुखिया संजय निषाद का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर नौकरशाही हावी है। निषाद कहते हैं कि इस वक्त आप बुलडोजर चलवाएंगे, घर गिरवाएंगे तो मतदाता वोट करेगा क्या। निषाद प्रदेश की नौकरशाही पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय भर्ती हुए पुलिसकर्मी और अधिकारी अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं और यही प्रशासन बनाम कार्यकर्ता की जंग का असली कारण है। ये लोग जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करने चाहते हैं जहां संगठन और सरकार आमने सामने खड़ा हो जाए। यानी कई नेता योगी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए और उसमें से एक संजय निषाद भी रहे और अगर ये सिलसिला बना रहा तो पार्टी के लिए खतरनाक होने वाला है। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इन सब का योगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। यानी यूपी में उपचुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं और जब योगी ने अब उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की टीम बना दी है तो उसमें कौन कौन है वो भी आपको बता देते हैं। जिसमें मीरापुर सीट से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक को प्रभारी बनाया गया है। कुंदरकी सीट से कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को जिम्मेदारी दी गई। गाजियाबाद सीट से कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह और कपिल देव को जिम्मेदारी दी गई। खैर सीट से कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और राज्य मंत्री संदीप सिंह को प्रभारी बनाया गया।
करहल सीट से जयवीर सिंह, राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई। शीशामऊ सीट से कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल को मैदान में उतारा गया ताकि वो जिम्मेदारी संभाले। फूलपुर सीट से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को प्रभारी बनाया गया। मिल्कीपुर से कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रभारी राज्य मंत्री वेंकटेश्वर सिंह और गिरीश यादव और सतीश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। कटेहरी सीट से स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र को मैदान में उतारा गया ताकि वो जिम्मेदारी संभाले। इसी तरीके से मंझवा सीट से अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई। और इन 10 सीटों पर जिन पर इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, इन्हीं 10-10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। और अब योगी दिल्ली तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी कार्यशैली में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है और वो उपचुनाव में बीजेपी को जिता कर रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इन 10 सीटों में से 5 सीटें राजद तो 5 सपा की हैं। अब बीजेपी के सामने यहां बेहतर प्रदर्शन कर संगठन को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की हताशा से उबारने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं सीटों के समीकरण भी उतने ही जटिल हैं। उत्तर प्रदेश की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। ये 9 सीटें इस तरह से खाली हुई और 10वीं सीट शीशामऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई है। इन सीटों पर उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनके लिए तैयारी मुख्य विपक्षी सपा के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी शुरू कर दी है। सपा ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अब सपा के लिए उपचुनाव में प्रदर्शन दोहराकर यह साबित करने की चुनौती है कि लोकसभा में जो नतीजे आए उसका ठोस आधार भी है। जबकि बीजेपी के पास लोकसभा में बनी धारणा को तोड़कर इन उपचुनावों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान करने का एक बड़ा मौका है, जिसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।